नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। 2 लेक्चर पढ़ा दिए हैं, पूरी सीरीज बहुत सिंपल तरीके से और एकदम बेहतरीन क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे बच्चे को याद हो जाएगा सब कुछ। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से कर पाएंगे। क्लास नोट श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, पहले मैंने बता दिया था। श्री एजुकेशन या 7888774245 पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे क्लास नोट्स पा सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जो आंदोलन है हमारे, इन्हें मुख्य तौर पर 3 चरणों में बांटा गया है। आपको पता है कि मुख्य शुरुआत 1885 से होती है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो कांग्रेस के साथ ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो थोड़ा नरम स्वभाव के थे। तो इनका वर्चस्व 1885 से 1905 तक बना रहा। इन्हीं को लोग फॉलो करते थे, इन्हीं की बातों को मानते थे। इसी कारण से 1885 से 1905 का जो दौर रहा, इसे उदारवादी चरण कह दिया गया। इन्होंने प्यार से अपनी डिमांड मांगी, लेकिन जब इनकी डिमांड नहीं मानी गई अंग्रेजों के द्वारा, तब लोगों को ये पसंद नहीं आए। लोग इनसे पक गए, ऊब गए। अब उसके बाद गर्म पंथी के लोग थे, ये भी पहले से ही शामिल थे कांग्रेस में। तब गर्म पंथी के नेताओं के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने लग गए लोग, उनका ज़्यादा वर्चस्व उठ गया 1905 के बाद, जब बंगाल का विभाजन हो जाता है। सब चर्चा करेंगे। तो 1905 से 1919 तक लगभग उग्रवादी चरण रहा, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद गांधी जी जब आ जाते हैं 1915 में, हालांकि आ गए थे गांधी जी, लेकिन मेन वो फेमस हुए थे 1919 से, जब 1917 और 1918 में 3 सत्याग्रह वो कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह सफल हो जाते हैं, पूरे इंडिया में फेमस हो जाते हैं। तब उनका दौर आता है। तो आज़ादी तक तो गांधीवादी चरण चलेगा। आप पूछेंगे सर, तो क्रांतिकारी आंदोलन, जो क्रांतिकारी चरण भी तो चला था। हमारे जो देश के वीर, जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के देश की सेवा की है, उनका भी तो पढ़ना बनता है, उन्हें भी हम जाने। तो क्रांतिकारी आंदोलन, देखिए क्रांतिकारी आंदोलन ये उग्रवादी जब चरण चल रहा था तभी शुरुआत हो गई थी। तो उग्रवादी चरण के पैरेलल में क्रांतिकारी घटनाएं भी हो रही थी। तो ये यहाँ पर जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी वो क्रांतिकारी चरण प्रथम कहा जाएगा। ठीक है, क्रांतिकारी प्रथम चरण। और उसके बाद जब गांधी जी आए, गांधी जी ने आंदोलन चलाए तो लोग उनको फॉलो करने लग गए। थोड़ी देर के लिए क्रांतिकारी घटनाएं रुक गई। जब चौरी चौरा कांड हो गया 1922 में और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तो गांधी जी के ऊपर भी भरोसा लोगों का उठ गया। उसके बाद जो क्रांतिकारी वीर थे हमारे, दोबारा से क्रांतिकारी मार्ग पर चल गए। तो 2 क्रांतिकारी चरण चलते हैं, क्रांतिकारी चरण प्रथम और क्रांतिकारी चरण सेकंड। क्रांतिकारी चरण, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी चरण, ये प्रथम उग्रवादी चरण के पैरेलल में चलेगा, और गांधीवादी चरण के पैरेलल में सेकंड चरण चलेगा क्रांतिकारी आंदोलनों का। वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके पैरेलल में ही है। ठीक है, और अभी हम पढ़ने वाले हैं उदारवादी चरण, मॉडरेट पीरियड या मॉडरेट फेज। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें फेमस जो नेता थे वो कौन कौन से थे, उनके बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो काम करने की प्रणाली थी वो कैसी थी, इसको क्यों इसकी निंदा की जाती है, वो सब हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, बहुत फेमस नेता है, डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। फिरोज शाह मेहता, ये भी बहुत फेमस हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनकी भी बात हो चुकी है। बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के। दिनशा वाचा, पी आनंद चार्लू, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, विजय राघवाचारी, शिशिर कुमार घोष, ये सभी उदारवादी नेता थे, नरम स्वभाव के नेता थे। इनका मानना था कि अंग्रेजों से जो भी डिमांड करनी है वो प्यार से, शालीनता से ही की जा सकती है, इनका ये मानना था। अब सबसे पहले बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। भैया द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। एक पारसी थे, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के रहने वाले थे। हाउस ऑफ कॉमन्स के भी सदस्य रह चुके थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसका लोअर सदन, जिसे हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, और अपर सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है।
तो हाउस ऑफ कॉमन के ये सदस्य भी रह चुके हैं और सदस्य होने वाले पहले इंडियन थे, याद रखिएगा। 1892 से 1895 तक ये सदस्य रहे थे। लिबरल पार्टी की ओर से ये चुने गए थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, पहले अध्यक्ष थे, पहली बार अध्यक्षता की इन्होंने। और उसके बाद लाहौर में अधिवेशन होता है 1893 में। फिर 1906 में दोबारा से कलकत्ता अधिवेशन होता है, वहां पे जहां स्वराज की डिमांड की गई थी, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कांग्रेस के द्वारा। वो अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1906 का, दादा भाई नौरोजी ही अध्यक्ष थे। तो 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की है। इसके अलावा धन का निष्कासन सिद्धांत सबसे पहले, ड्रेन वेल्थ थ्योरी जो है सबसे पहले किसने दी है? दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने अपनी पुस्तक में, पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में ये पब्लिश हुई थी। इसी में धन निष्कासन सिद्धांत दिया था। ये क्या था? अंग्रेज हमारे यहाँ से खूब धन लूट कर ले जा रहे हैं, ये हमें 100 साल के बाद पता लगा हमारे लोगों को। मतलब देखिए, जो कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी, इंग्लैंड से पैसा लाती थी, पैसा मतलब सोना चांदी लाती थी, हमारे किसानों को देती थी, तब उनसे कच्चा माल लेती थी। लेकिन प्लासी की ये लड़ाई, बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 के बाद क्या हो गया, जब इलाहाबाद की संधि हो गई 1765 में, उसके बाद उनको दीवानी के अधिकार मिल गए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया हमारे ऊपर, वो रूल करने लग गए इनडायरेक्टली, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही रूल कर रही थी। अब वो हमारे यहाँ से ही टैक्स ले रहे हैं, उसी पैसे का व्यापार भी कर रहे हैं और वो पैसा इंग्लैंड भी भेज रहे हैं। समझ पा रहे? तो बहुत खतरनाक तरीके से यहां से पैसा जो है इंग्लैंड ट्रांसफर किया जा रहा था। कच्चा माल हमारे यहां से सस्ते दामों पे ले रहे थे, और वो पैसे कहां से लाते थे? वो पैसे तो हमारे इंडिया के होते थे। कच्चा माल ले रहे हैं और कच्चा माल इंग्लैंड भेज रहे हैं, वहां से जब वो बन कर आ रहा है, जैसे कपड़े बन कर आ रहे हैं, सिल उल के आ रहे हैं अच्छे से, तो उसको हमारी इंडियन मार्केट में महंगे दामों पर बेच रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी इंग्लैंड भेज रहे हैं। तो बहुत तेजी से इन्होंने 1765 से ही मैं कहूँगा पैसा इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया, और ये दौर चलता रहा 1947 तक। और 1765 से ही शुरू कर दिया। देखिए 1901 में आकर हमने ड्रेन वेल्थ थ्योरी दी, तो मतलब 100-150 साल तक ये हमको लूटते रहे, हमें पता भी नहीं लगा, हमारे इंडियन को पता भी नहीं लगा। तो धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले दादा भाई नौरोजी। फिरोज शाह मेहता के बारे में पढ़ लेते हैं। फिरोज शाह मेहता, इनको बॉम्बे का शेर कहा जाता है। 1890 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके ये अध्यक्ष बने थे। और जानते हैं ये जो अध्यक्ष बने थे, ये दूसरे मुस्लिम थे अध्यक्ष। ठीक है। एक न्यूज़पेपर इन्होंने चलाया था, बॉम्बे क्रॉनिकल, 1910 में इंग्लिश भाषा में चलाया था। नाइट की उपाधि इनको भी अंग्रेजों के द्वारा मिली थी, फिरोज शाह मेहता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भैया इनको राष्ट्रगुरु कहा जाता है। 2 बार आईसीएस का एग्जाम क्लियर किया इन्होंने, एक बार 1869 में, एक बार 1871 में। 1869 में इन्होंने जब क्लियर किया था, तो वेरिफिकेशन होते समय उम्र का कुछ लफड़ा हो गया था कि भैया इन्होंने उम्र जो लिखी है वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लिखी है, लेकिन वहां पर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से लिखना था, तो वहां गड़बड़ हो गई, तो इनको छांट दिया गया था। लेकिन दोबारा से टैलेंट था, तो 1871 में दोबारा से एग्जाम दिया, दोबारा से क्वालिफाई कर दिया 1871 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। उसके बाद क्या, इनकी पोस्टिंग हो गई मजिस्ट्रेट के रूप में, सिलहट एक जगह है बांग्लादेश के अंदर, वहां पर। लेकिन इनके ऊपर गलत आरोप लगाकर जल्दी ही 1-2 साल के अंदर से नौकरी से निकाल दिया गया इनको। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने, बताया था हमने आपको कि नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, याद है ना सर? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी उसको कहते हैं। 1876 में स्थापना की थी। इन्होंने एक न्यूज चलाया था, द बंगाली। अब उसके बाद पढ़ेंगे उदारवादी नेताओं की कार्यशैली। जो उदारवादी नेता थे, उनके कार्य करने का तरीका क्या था? कोई भी डिमांड उनको करनी थी तो ऐसे हड़तालें नहीं किया करते थे, धरना प्रदर्शन नहीं किया करते थे, वो प्यार से पत्र लिखते थे, रिक्वेस्ट करते थे।
पत्र लिखते थे, याचिकाएं करते थे, प्रार्थना करते थे अंग्रेजों से, तब अपनी डिमांड को मनवाते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पर आपने पढ़ा 1861 में पहली बार हमारे इंडियंस को भी प्रशासन में कानून बनाने वाला जो प्रशासन है विधान परिषद, उसमें शामिल किया गया एडिशनल मेंबर के रूप में। 3 लोगों को शामिल किया गया था, बनारस के राजा और आपके पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, इतना पता है आपको। अब 1892 में जो कानून आने वाला था उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे पहले से ही कि जो इंडियन की संख्या है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत कम है, उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं। तो ये कैसे करते थे? पत्र लिखकर अपनी डिमांड करते थे, प्यार से आवेदन देते थे, प्रार्थना करते थे। और हर वर्ष ये अधिवेशन करते थे, कांग्रेस के हर वर्ष अधिवेशन करते थे, वहां पर बातें करते थे कि क्या डिमांड हमें करनी चाहिए, और वह डिमांड सारी प्रार्थना के रूप में अंग्रेजों को पहुंचाते थे। हालांकि अधिवेशन तो लास्ट तक होते रहेंगे। उदारवादी नेताओं का क्या उद्देश्य था और उनकी क्या डिमांड थी, मुख्य तौर पर वो देख लेते हैं। सेना का खर्च जो है अंग्रेज कर रहे हैं वो उसमें कमी की जाए, बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। उच्च पदों पर जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन को बैठाया जाए। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसके माध्यम से वो प्रशासन कर रही है, उसमें मेजोरिटी में इंडियन होने चाहिए, ये डिमांड कर रही थी वो। केंद्र और प्रांत विधान परिषद की संख्या को बढ़ाया जाए। बजट पर नियंत्रण हो इंडियन का। नमक और चीनी का टैक्स जो है वो समाप्त कर दिया जाए, ये तो आम लोगों की सबकी जरूरत है, इसलिए इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। आईसीएस की परीक्षा इंडिया में भी करवाई जाए और उसकी उम्र सीमा जो कम कर दी गई थी उसको बढ़ाया जाए, ये भी डिमांड कर रहे थे। 19 वर्ष कर दी गई थी, 23 वर्ष करना था उसको, ये भी डिमांड कर रहे थे। और भू राजस्व जो टैक्स लिया जा रहा था वो उसमें भी कमी की जाए। न्यायपालिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र किया जाए। न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तभी अच्छे से काम कर पाएगी और वो देश जो है वो एक अच्छा देश कहलाएगा, लोगों के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। तो ये सब इनकी मुख्य डिमांड थी। अब उदारवादी चरण की उपलब्धियां क्या है? 1885 से 1905 इस 20 वर्षों में उपलब्धियां क्या हैं और नुकसान क्या हुए इनके? 1886 में लोक सेवा आयोग कमेटी का गठन कर दिया गया इनकी डिमांड के ऊपर, और चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में ये लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम आया था और उसमें इंडियंस की संख्या लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ा दी गई थी। अंग्रेजों के शोषणकारी स्वभाव को जनता में उजागर इन्होंने किया, लोग जनता को उजागर किया, बताया कि भैया देखिए ये हमारा शोषण इस प्रकार से कर रहे हैं, धन निष्कासन सिद्धांत लोगों को बताया। 1895 में वेल्वी आयोग का गठन किया गया। ये वेल्वी आयोग क्या था? ये बार बार जब कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि बहुत ज़्यादा अंग्रेज खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंग्रेज खर्च कर रहे हैं, हमारे इंडिया का धन बहुत ज़्यादा वेस्ट खर्च कर रहे हैं, तो इसके लिए वेल्वी आयोग का गठन किया गया। इसको ये जांचना था कि जो ब्रिटिश सरकार है ये भारत में कोई व्यर्थ खर्च तो नहीं कर रही है, इसको जांचने के लिए वेल्वी आयोग का गठन किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है उदारवादी चरण के नेताओं की। ठीक है, अब इनकी आलोचना क्यों होती है? इस 20 वर्षों में इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनकी आलोचना होती है? इनकी आलोचना इसलिए होती है कि इस 20 वर्षों में इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, अपनी मांगों का दायरा इन्होंने सीमित रखा। ठीक है, दायरा बढ़ाने में ये विफल रहे, आम जनता का सपोर्ट नहीं मिला। कांग्रेस के साथ उस दौर में जितने लोग जुड़े हुए थे सब बहुत बड़े बड़े खानदान से थे, उच्च वर्ग के लोग थे, ज़्यादातर वकील, शिक्षक, वो सब इसमें थे। आम जनता को नहीं जोड़ पाए थे, ये केवल शिक्षित वर्ग ही इसमें जुड़े हुए थे। और याचिका पद्धति वाली जो राजनीति ये कर रहे थे उसकी बहुत आलोचना हो रही थी कि ये डिमांड कर रहे हैं, अभी आगे चलकर देखेंगे इनको भीख मांगने वाली संस्था कहा गया, इनकी बहुत आलोचनाएं हुई हैं। ठीक है, तो ये था उदारवादी चरण। इसके बाद उग्रवादी चरण हम पढ़ेंगे। उग्रवादी चरण की शुरुआत क्यों होती है 1905 में, उनका वर्चस्व क्यों बढ़ता है और उदारवादी नेताओं का वर्चस्व क्यों घटता है, वो सारी बातें बताऊंगा।
और उग्रवादी जो नेता थे, गरम दल, उग्रवादी मतलब ये मत समझिएगा कि आतंकवादी, नहीं नहीं, गरम स्वभाव के नेता थे। जो गरम स्वभाव के नेता थे उनका क्या कहना था उदारवादियों के लिए, वो स्टेटमेंट भी एग्जाम के लिए जरूरी है, वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से, एप्लीकेशन के स्टोर में जाएंगे आप, श्री एजुकेशन के एप्लीकेशन के स्टोर में जाएंगे, बहुत सारे क्लास नोट्स हैं जीएस के, वो पढ़ लीजिए, मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा 7888774245 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे बच्चों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।